तरह यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग बायोलॉजी का बाय बायोलॉजी का चैप्टर जो सीरीज है वो चल रहा है और हम लोग वनस्पति विज्ञान को पढ़ रहे हैं और वनस्पति विज्ञान से हमने सारे डिटेल्स जो है ना, जो इन्फॉर्मेशन शुरुआती होता है बेसिक, वो मैंने बता दिया है। आज हम थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा को समझेंगे। साथ में ये सब जानकारी तो ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, लेकिन इनका डिटेल्स बचा हुआ है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यदि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें वो काफ़ी पूछे जाते हैं, तो उसको समझेंगे। क्रिप्टोगेमी और फेंड्रोगेमी, जैसा कि मैंने बताया कि वनस्पति शास्त्र में दो भाग बनाए गए हैं, जिसमें से क्रिप्टोगेमी को हम आज पढ़ करके साथ में फेंड्रोगेमी का भी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं क्रिप्टोगेमी में, जिसमें थैलोफाइटा को सबसे पहले वर्ग में हमने बताया था कि थैलोफाइटा। तो ये थैलोफाइटा जो है, ये ऑलरेडी आपको पता हो चुका है कि थैलोफाइटा जो है ये इस समूह का सबसे बड़ा समूह है। और राइजोबियम जो है तथा ब्रेडी राइजोबियम, ये जीवाणु के जाति हैं, थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। इस बात को ध्यान रखना है, राइजोबियम और ब्रेडी राइजोबियम, जो एक ल्यूगोमिनेसी पौधे के जड़ में होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि राइजोबियम कहाँ होता है, तो ल्यूगोमिनेसी कुल का पौधा के जड़ में आपको राइजोबियम जीवाणु देखने को मिलता है, जो कि एक थैलोफाइटा है। इसका काम तो पहले से भी आपको पता है कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट करके, जिसको हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया को कहते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। जैसा कि आप लोगों को पहले भी नाइट्रेट के बारे में हम इससे पीछे वाले वीडियो में बताए थे। इसका काम आपको हम बता दिए। अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ और भी हैं जीवाणु जो नाइट्रोजन को नाइट्रीकरण में बदलते हैं, जैसे में एजेटोबैक्टर हो गया, एजोस्पाइरलम हो गया, क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु हो गया। ये सारे के सारे मिट्टी में स्वतंत्र रूप से निवास करते हैं, लेकिन इससे पहले जो राइजोबियम बोले हैं वो जड़ में रहता है। ल्यूगोमिनेसी पौधे के जड़ में राइजोबियम रहता है। और अन्य जो जीवाणु हम बता रहे हैं, जो एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम, क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु, ये सब मिट्टी के में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम आते हैं। तो ये सारे जीवाणु का नाम आपको ध्यान रखना है। आगे हम बता देते हैं कि यह वायु के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अर्थात आपको पता होगा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन है सबसे ज्यादा। अगर कोई गैस है 71%, तो वो नाइट्रोजन है। अब इस नाइट्रोजन को डायरेक्ट हमारे यहाँ, मतलब मिट्टी जो है ना, डायरेक्ट अपने अंदर नहीं ले सकता है, लेकिन नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जरिए नाइट्रोजन वायुमंडल से आता रहता है। इस तरह से आपको ये जीवाणु का ही कार्य है जो थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। जीवाणु और विषाणु का डिटेल्स मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बारीकी से बता दिया है। यदि आप देख लिए होंगे तो 100% आप समझ गए होंगे। नहीं देखे हैं तो बार बार देखने का प्रयास कीजिए। चलिए हम जीवाणु की जो हम चर्चा करेंगे। जीवाणु ना सिर्फ इस काम में आता है नाइट्रेट करने में, बल्कि आचार जीवाणु के कारण ही खराब होते हैं। इस बात को समझ लीजिए। कुछ जीवाणु हानिकारक और कुछ लाभदायक में हमने बताया था, जिसमें से अचार जो बनाते हैं, तो अचार कभी देखते हैं कि खराब हो जाता है, तो ये जीवाणु के कारण ही होता है। इसीलिए हम इसमें नमक मिला देते हैं ताकि जीवाणु उसमें पनपे नहीं, और नहीं पनपता है तो ध्यान रखेंगे, मुरब्बा भी, चीनी भी मिला करके हम जीवाणु को रोक सकते हैं पनपने से। अर्थात ना सिर्फ नमक मिलाते हैं, कभी कभी हम मुरब्बा में चीनी और मिला देते हैं, जिसके कारण जीवाणु नहीं फैलता। कोल्ड स्टोर की बात कर लेते हैं हम, कि कोल्ड स्टोर में भी जीवाणु पनप सकता है, लेकिन कोल्ड स्टोर में जीवाणु पनपने से रोकने के लिए एक एक फिक्स टेम्परेचर रखा जाता है। उस टेम्परेचर को आपको ध्यान रखना है। 10 से लेकर के 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में जीवाणु नहीं पनपते हैं। इससे ऊपर होने पर जीवाणु पनप सकता है, इससे नीचे होने पर भी जीवाणु पनप सकता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि जीवाणु को फैलाव को रोकने के लिए टेम्परेचर 10 से लेकर के आपको 18 तक, अगर ऑप्शन में 17 आ जाए, 16 आ जाए, 18 आ जाए, तो आपको उसी के हिसाब से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछे गए हैं कि किस डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा मतलब जीवाणु पनपेंगे। तो याद रखिएगा कि 48 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक जीवाणु पनपते हैं। इस बातों को भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे गए हैं। दरोगा के एग्जाम में पिछले बार पूछा गया। तो आई होप यदि आप बीपीएससी एग्जाम देंगे, बीपीएससी टीचर का, या आप बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा को देंगे, तो 100% ये सीरीज आपके लिए कारगर होगा।
और ये सीरीज आप बार बार अगर देख लेते हैं तो 100% है कि आपका एग्जाम जो है बायोलॉजी के प्रश्नों से कम ही गलती होगा, शायद ही गलती होगा, क्योंकि इसके बाद सेट प्रैक्टिस करेंगे तो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। आइए हम जानते हैं थैलोफाइटा को, तो हम समझ में आ गया कि जीवाणु उसके अंतर्गत आते हैं। ब्रायोफाइटा दूसरा है ब्रायोफाइटा। जैसा कि आप ब्रायोफाइटा भी आपको पता होना चाहिए कि ब्रायोफाइटा फाइटा भी क्रिप्टोगेमी है, क्योंकि क्रिप्टोगेमी हम बार बार इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि क्रिप्टोगेमी आपको ध्यान रखना है, पुष्पोभिद अपुष्पोभिद में हमने बताया था, जिसमें से आपको ध्यान रखना है कि ये पुष्पोभिद अपुष्पोभिद की चर्चा कर रहे हैं, जिसको हम क्रिप्टोगेमी कह रहे हैं। तो क्रिप्टोगेमी भी एक ब्रायोफाइटा है और इससे प्रश्न पूछे गए हैं कि कौन से मतलब ऐसे थैलो पुष्पोभिद है अपुष्पोभिद है जिसमें संवहन उत्तक का अभाव होता है। तो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत भी संवहन उत्तक का अभाव होता है। यह एम्फीबिया वर्ग में आता है, अर्थात एम्फीबिया का मतलब है उभयचर। उभयचर उभयचर का मतलब आप समझ सकते हैं कि जल और स्थल दोनों में रहने वाले को हम उभयचर कहते हैं, जैसे कि मेढक, तो वो जंतु में आते हैं। एम्फीबिया वर्ग में है, एम्फीबिया वर्ग में नहीं है। एम्फीबिया वर्ग में है या नहीं है ये थोड़ा सा डिटेल्स देख लीजिएगा एक बार। एम्फीबिया वर्ग में ही होना चाहिए, उभयचर ही कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, एम्फीबिया वर्ग में है नहीं, नहीं बल्कि है, याद रखेंगे। स्पेगनम नामक मॉस जो है, स्पेगनम नामक एक मॉस होता है जो 18 गुना पानी अधिक सोखता है। तो इसको जो है इस जहां लगाया जाता है वहां पे मॉस लगाया जाता है, संवहन उत्तक इसमें तो है नहीं, तो ये अपने आप तो पानी ले नहीं सकता है, इसीलिए जहां भी लगाया जाएगा वहां स्पेगनम मॉस को लगाया जाएगा ताकि इसको पानी मिलता रहे। और ये अपने वजन का 18 गुना पानी सोखता है मॉस। तो याद रखेंगे कि ब्रायोफाइटा में आपको ध्यान रखना है कि पानी के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है, तो मॉस का उपयोग किया जाता है। इसीलिए माली जहां भी पौधा लगाता है, आपको ध्यान रखना है, यही कारण है कि माली जहां भी पौधा लगाएगा मॉस को जरूर लगा देगा, क्योंकि थोड़ा भी पानी अगर नमी रहेगा तो वो ले लेगा और पौधे को सूखने नहीं देगा। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया है। आगे बढ़ेंगे, यानी कहने का मतलब है कि अब हम आपको बता दे रहे हैं कि इसका प्रयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। याद रखेंगे, स्फेगनम का प्रयोग एसेटिक दवाई के रूप में भी किए जाते हैं, मतलब दवा एंटीसेप्टिक दवा के रूप में भी किए जाते हैं। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है दर्द निवारक दवा, जिसको हम कहते हैं। तो दर्द निवारक दवा के रूप में आपको मॉस का प्रयोग करेंगे और स्फेगनम मॉस, और साथ में आपको ईंधन के रूप में भी प्रयोग होते हैं। तो इतना बात आपको ध्यान रखना है। आगे हम टेरिडोफाइटा की बात करते हैं। आपको ब्रायोफाइटा से इतनी बात याद रखना है। आगे हम टेरिडोफाइटा की बात करते हैं। टेरिडोफाइटा, तो अब टेरिडोफाइटा भी एक अपुष्पोभिद है, अर्थात क्रिप्टोगेमी है। इस बात को तो आप याद रख लीजिए। और यह छायादार और नम स्थानों पर उगता है, मतलब जहां पे नमी होता है वहां पे टेरिडोफाइटा का जनन होता है। इसका जनन जीवाणु के द्वारा होते हैं, अर्थात जीवाणु से ही ये जन्म लेते हैं। इसमें संवहन उत्तक होता है। याद रखेंगे कि अभी तक हम बता रहे थे जिसमें संवहन उत्तक नहीं होता था, अब जो है ये जो टेरिडोफाइटा है इसमें संवहन उत्तक होता है। ठीक है, संवहन उत्तक के अभाव नहीं बल्कि संवहन उत्तक इसमें जो है आपको ध्यान रखना है कि पौधे में शरीर विभेदित होते हैं और संवहन उत्तक होते हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते। इस बात को ध्यान रखना है, संवहन उत्तक होते हुए भी मतलब पूर्ण रूप से यहाँ विकसित नहीं है। तो पूछा जाएगा कि कौन सा पादप समूह है जिसके अंतर्गत संवहन उत्तक तो है लेकिन पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। चाहे ये पूछ देगा कि किसमें संवहन उत्तक है, तो डायरेक्टली आप अगर ये डायरेक्टली यही पूछा गया है तो आप टेरिडोफाइटा को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस पौधे में जाइलम में वेसेल नहीं होता है, जाइलम तो होता है लेकिन उसमें जाइलम में अगर वेसेल होता तो संपूर्ण हो जाता, अर्थात पूरा पूरी हम समझ जाते कि हाँ ये पूर्ण रूप से विकसित है। बट इसमें वेसेल नहीं होने के कारण ये जो है आपको ध्यान रखना है। और फ्लोएम जो सहकोशिकाएं नहीं होते हैं, जाइलम तो होते हैं लेकिन फ्लोएम सहकोशिका नहीं होते हैं। दो दो चीज को मिलाकर के हम संवहन उत्तक कहते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। इसमें फ्लोएम के अभाव देखने को मिला है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अपुष्पोभिद की बात हमने पूरा बता दिया आपको। अब हम आपको बताएंगे पुष्पोभिद, जो पुष्पोभिद को हम फेंड्रोगेमी के नाम से जानते हैं। फेंड्रोगेमी
इस बात को ध्यान रखेंगे कि फेनरोगोमी जो है ये दो तरह के होते हैं। एक आपको हम बता चुके हैं अनावृत बीजी होता है, अनावृत अनावृत बीजी, ठीक है, अनावृत बीजी होता है, और दूसरा होता है आवृत बीजी, आवृत बीजी। तो इस चीज को मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं। इसको हम अनावृत बीजी को हम एंजियोस्पर्म सॉरी जिम्नोस्पर्म कहते हैं। अनावृत बीजी को हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना, जिम्नोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म जो है अनावृत बीजी है, लेकिन ये कभी कभी हमको माइंड से उतर जाता है कि कौन है जिम्नोस्पर्म, कौन है एंजियोस्पर्म, ठीक है। अनावृत बीजी का मतलब है जिसमें बीज नहीं होते हैं, उसको हम अनावृत बीजी कहते हैं। तो यहाँ नो लिखल है, नो, नो शब्द जैसे ही पढ़ दे इसका मतलब नहीं है। तो अब एनजीओ में आ रहा है नो या जिम्नो में आ रहा है नो, इससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन है अनावृत बीजी, ठीक है। इसलिए ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एंजियोस्पर्म हम अनावृत बीजी को कह रहे हैं, और सॉरी एंजियोस्पर्म कह रहे हैं, जिम्नोस्पर्म को हम अनावृत बीजी कह रहे हैं, और आवृत बीजी को हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। एनजीओ, तो जियो का मतलब रहो, जियो का मतलब क्या होता है, रहो, जियो एंजियोस्पर्म होगा ना, तो अब जियो का मतलब रहो, इसका मतलब आवृत बीजी में बीज होते हैं, इसीलिए हम आवृत बीजी इसको कहते हैं। अनावृत बीजी में बीज नहीं होते हैं, इसलिए अनावृत बीजी कहते हैं। लेकिन अंग्रेजी में कभी कभी पूछ देता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जैसे ही जिम्नो, नो आ गया, इसका मतलब नहीं है, यही है अनावृत बीजी और ये आवृत बीजी है। इस बात को तो आप कंफर्म हो गए होंगे कि हाँ इस तरह से हमको याद हो जाएगा। अब हम ये इसको हम आवृत अनावृत बीजी जो है, ये अनावृत बीजी दो तरह के आपको देखने को मिलेगा, ठीक, सॉरी, जो आपको नगन बीजी है, जिम्नोस्पर्म, हम इसको नगन बीजी भी कह सकते हैं। इसको हम नगन बीजी मतलब 9 बीज जिसमें है उसको हम नगन बीजी कहते हैं। इनका पौधा जो होता है झाड़ी होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि झाड़ी वाले जितने भी पौधे हैं सब के सब नगन बीजी है, नगन बीजी है झाड़ी। इसमें मूसला जड़ होता है। तो ध्यान रखेंगे किस मतलब फेनरोगेमी में आपको मूसला जड़ देखने को मिलता है, तो मूसला जड़ आपको जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है, अर्थात जिसमें बीज नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसमें जो है मूसला जड़ दो तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। एक जड़, तो जड़ के दो प्रकार देखने को मिलता है, एक मूसला जड़ और एक झकरा जड़, ठीक है, मूसला जड़ और झकरा जड़। तो मूसला जड़ और झकरा जड़ आपको ध्यान रखना है कि यह पौधे में जेरोफाइटिक भी देखने को मिलता है। मतलब जेरोफाइट जो मरुद्भिद होता है, जो मरुस्थल में होता है, मरुद्भिद जिसको कहते हैं, मरुद्भिद, और मरुद्भिद को हम अंग्रेजी में जेरोफाइटिक कहते हैं, जेरोफाइटिक। तो याद रखेंगे कि यही अनावृत बीजी हैं, अनावृत बीजी हैं ये जेरोफाइटिक। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि जेरोफाइटिक है तो ये अनावृत बीजी है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। वनस्पति का सबसे ऊंचा अगर पौधा होगा तो अनावृत बीजी में ही पाया जाता है, जिसका नाम रेडवुड है, ठीक है, रेडवुड। याद रखें ये अंग्रेजी नाम है रेडवुड, ठीक है। इसको हम सिकोया का वृक्ष कहते हैं हिंदी में। एक बार कंफ्यूज मतलब कोई भी हो सकता है बच्चा कि हम रेडवुड पढ़ के जा रहे हैं, हिंदी में लिख दिया सिकोया का वृक्ष, तो याद रखिएगा सिकोया के वृक्ष को ही हम रेडवुड के नाम से जानते हैं। कभी कभी हिंदी और अंग्रेजी के चक्कर में जो है हम मार खा जाते हैं, तो इस तरह से दोनों बात ध्यान रखेंगे। सबसे छोटा पौधा भी इसी में पाया जाता है, जिसको हम जैमिया फीमिया के नाम से जानते हैं, ठीक है, जैमिए पिग्मिया, पिग्मिया होगा, फिग्मिया नहीं, पिग्मिया, ठीक है। जिसमें हम जिम्नोस्पर्म के कुछ महत्व बता दे रहे हैं, क्या क्या जिम्नोस्पर्म के कुछ महत्व हैं हमारे जीवन में। तो सबसे पहले भोजन के रूप में भी हम इसको प्रयोग करते हैं। साइकस के तना और मांड को निकाल करके भोजन खाते हैं, मतलब खाने के रूप में प्रयोग होता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और भी इसके प्रयोग हैं, मांड से सबूरदाना बनाया जाता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। फर्नीचर के लकड़ी भी मतलब इसी से बनता है। तो याद रखेंगे कि फर्नीचर की लकड़ी कौन होते हैं, तो आपसे डायरेक्टली अनावृत बीजी ऑप्शन में आ सकता है, या अनावृत बीजी हम किसको कह रहे हैं, फेनरोगेमी को। तो अनावृत बीजी ना रहे तो क्या हो जाएगा, फेनरो। हालांकि फेनरोगेमी, फेनरोगेमी ये भी है, ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि फेनरोगेमी ये नहीं, लेकिन जब ऑप्शन में आए अनावृत बीजी रहे तो अनावृत बीजी लगाएंगे, नहीं तो फेनरोगेमी लगाएंगे। उस समय क्रिप्टोगेमी और फेनरोगेमी से ऑप्शन आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है।
फर्नीचर के लकड़ी में कौन कौन से लकड़ी हैं सो ध्यान रखेंगे। सिकोया का वृक्ष अनावृत बीजी है, फर्नीचर के लकड़ी बनते हैं। देवदार का वृक्ष, सिकोया का मतलब अनावृत बीजी है। उसके बाद आपको है अस्पुस स्प्रूस वृक्ष जो होता है ये भी सिकोया, और चीर के वृक्ष, ये सारे के सारे फर्नीचर के लकड़ी में काम आते हैं। तेल निकालने में भी काम आते हैं। चीर के वृक्ष से आपको चीर का तेल निकलता है, तारपीन जिसको हम तारपीन का तेल कहते हैं। आप देखे होंगे कि तारपीन के तेल किसके बने होते हैं, तो वही चीर के वृक्ष से निकलते हैं। टैनिन का प्रयोग होता है। टैनिन एक उत्सर्जक पदार्थ है पौधों में, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और टैनिन का प्रयोग जो है आपको होता है। तो इस तरह से यह पादप की उत्सर्जी पदार्थ भी है, जैसे कि गोंद भी है, रेजिन भी है, टैनिन भी है। तो याद रखेंगे कि पादप में कौन कौन से ऐसे पदार्थ है जो उत्सर्जी है। अब उत्सर्जी पदार्थ किसको कहते हैं, तो जो हमारे शरीर में अवशिष्ट होता है और अवशिष्ट खराब पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकलने वाले पदार्थ को हम उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। जैसे हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण हो जाता है, तो यूरिया जो है ना हमारे मूत्र के जरिए बाहर निकलता है, तो वो हमारे उत्सर्जी पदार्थ है। जस्ट लाइक पादपों में भी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो उनके काम के नहीं होते, तो वो निकलते रहते हैं, तो उन्हीं को हम टैनिन, रेजिन, गोंद के नाम से जानते हैं। टैनिन का प्रयोग चमड़ा और स्याही बनाने में काम आता है। तो याद रखेंगे कि चमड़ा और स्याही बनाने में आपको कौन सा, तो टैनिन का। वही रेजिन का प्रयोग आपको पॉलिश और पेंट बनाने में होता है। तो ये पौधे के हैं। तो अब मैंने अभी तक आपको जितना भी बात बताया है अनावृत बीजी से बताया है, और इस बात को ध्यान रखेंगे कि अनावृत बीजी क्या है, कैसे हैं। बार बार याद करने के लिए वीडियो बनाई जा रही है, इसीलिए 2-3 बार अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो अगली बार आपको निश्चिंत रहना है। नहीं तो अभी अगर जैसे जैसे छोड़ते जाएंगे वीडियो बढ़ता चला जाएगा, फिर आपसे याद नहीं होगा या रिवाइज जल्दी नहीं होते हैं। इसीलिए वीडियो डलाते ही आपको 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लेना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम आवृत बीजी की चर्चा करते हैं। आवृत बीजी की चर्चा में जैसा कि आपको हम बता दिए कि हम अंग्रेजी में इसको एंजियोस्पर्म, जियो से याद रखेंगे आवृत बीजी, अर्थात जिसमें बीज हो। बीज के आधार पर हम इसको 2 भागों में बांट देते हैं। आवृत बीजी को हम 2 भागों में बांट देते हैं। एक भाग एक बीजपत्री होगा और दूसरा भाग द्विबीजपत्री होंगे। इस बातों को ध्यान रखना है, इसीलिए हम इसको 2 भाग, आवरण के आधार पर हम 2 भाग बनाए हैं। तो एक बीजपत्री हो या द्विबीजपत्री हो, बीज है इसका मतलब आवृत बीजी है। आवृत बीजी भी फेंड्रोगेमी के अंतर्गत आते हैं, ना कि क्रिप्टोगेमी के अंदर। क्रिप्टोगेमी हम इससे पहले पढ़ाए थे, जिसके 4 समूह हमने बताया था। अब हम फेंड्रोगेमी बता रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब हम एक बीजपत्री में एक बीज होते हैं, जैसा कि नामे से पता चल रहा है, ठीक है। जैसे में आपको एक बीजपत्री में लिलिएसी कुल का पौधा जो होगा वो लहसुन और प्याज एक बीजपत्री के अंतर्गत आते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके कुल से एग्जाम में पूछे गए हैं कि लहसुन किस कुल से आता है, तो लिलिएसी कुल से आते हैं। उसके बाद है पालमी, भी आपको पालमी कुल के पौधे के नाम पूछ लिए जाते हैं। जैसे आप सुपारी सुने होंगे, जो कसैली कहते हैं जिसको हम अपनी भाषा में, ठीक है। और उसके बाद नारियल सुने होंगे, खजूर सुने होंगे, ये सारे के सारे पालमी कुल से आते हैं। वही ग्रेमिनेसी कुल के भी पौधे होते हैं, जैसे गेहूं, मक्का, चावल, ज्वार, बाजरा, ये सारे के सारे ग्रेमिनेसी कुल के हैं। वही आपको ये सारे के सारे हमने एक बीजपत्री के बारे में बताया है, तो सारे के सारे एक बीजपत्र पाए जाते हैं। अब द्विबीजपत्री की चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि द्विबीजपत्री से 2 बीजपत्र के बने होंगे, ऐसा कि आपको पता होना चाहिए। द्विबीजपत्री के भी कुछ कुल हैं जो आपके एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण है, जैसे कि कुशीफेरी कुल जो होगा वो आपको उसमें कौन कौन से पौधे आते हैं, तो मूली आप सुने होंगे, मूली वो कुशीफेरी कुल का है। सलजम सुने होंगे, सरसों सुने होंगे। याद रखेंगे सरसों जो है ना द्विबीजपत्री है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। मालवेसी कुल में भी द्विबीजपत्री आते हैं, जैसे कपास हो गया, भिंडी हो गया, गुड़हल हो गया, ये सारे के सारे आपको द्विबीजपत्री है। और मालवेसी कुल के कपास, भिंडी और गुड़हल। ल्यूगेमिनेसी, जैसा कि हम अभी राइजोबियम की चर्चा किए हैं कि राइजोबियम जीवाणु कहाँ होता है, तो इसी कुल के जो भी पौधे होंगे सब में राइजोबियम पाया जाता है। ल्यूगेमिनेसी पौधे जैसे मटर हो गया, इमली हो गया, छुई मुई हो गया, ये सब दलहनी पौधे जितने भी होते हैं सब ल्यूगेमिनेसी कुल में आते हैं। इस बातों को ध्यान रखना है। और एक है कंपोजिटी कुल, जिसमें सूरजमुखी और गेंदा, दहलिया का वृक्ष, ये सब आता है। वही दूसरा अब रूटेसी कुल होता है। रूटेसी कुल को आपको ध्यान रखना है। बेल आप देखे होंगे, बेल ये रूटेसी कुल के आता है।
मौसमी जो है मौसमी जिसको हम कहते हैं, जिसको अनार जो मौसमी होता है वो अनार कह दिए, क्या है नारंगी मौसमी की तरह होता है, तो वो भी आपका है रूटेसी कुल में आता है। कुकुरबिटेसी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। कुकुरबिटेसी को याद रखिए, खीरा एक कुकुरबिटेसी कुल के पौधा है। खीरा को याद कर लीजिए, खीरा कई बार पूछा गया कि निम्न में कौन कुकुरबिटेसी है, तो खीरा। ठीक है, तरबूजा ज्यादातर वो जो रस वाला होता है और जैसे खाते ही पानी बहने लग जाता है, तो वैसे पौधे जो है ना ज्यादातर कुकुरबिटेसी में आए हैं। जैसे तरबूजा को खाते हैं पानी बह जाता है, जैसे खीरा को खाते हैं पानी बह जाता है, तो अच्छा तो ये कुकुरबिटेसी है। क्या है? लौकी, लौकी को भी काटते से वक्त पानी बह जाता है, जैसे सब्जी बनाते वक्त। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कुकुरबिटेसी, हाँ पानी छूटता है। ठीक है, पानी छूटता है। एक है सोलेनेसी कुल। सोलेनेसी कुल भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आलू, मिर्चा, बैगन, धतूर, ये सब सोलेनेसी कुल में आते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि आलू हो गया, मिर्चा हो गया, बैगन हो गया, धतूर हो गया, ये सब सारे के सारे क्या है, सोलिनेसी कुल के हैं। वही आपको रोजेसी कुल लास्टली याद रखना है। रोजेसी कुल जो कि स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, वनस्पति, मतलब ज्यादातर आपको सॉरी नाशपति, वनस्पति बोला गया, नाशपति होगा। नाशपति रोजेसी कुल में आपको स्ट्रॉबेरी, सेब और बादाम और नाशपति, जो कि एक महत्वपूर्ण फल है, आप देख सकते हैं। तो वहां पे आपको ये रोजेसी कुल के आते हैं। जैसा कि राजा के नाम से याद रख लीजिए, ऊंचा राजा का नाम आ रहा है तो रोजेसी आ गया, तो इसका मतलब अच्छा अच्छा फल आएगा। तो अच्छा अच्छा वाला मतलब याद करने के तरीके हैं जो हम इस तरह से याद करते हैं। तो हम वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम यहीं पे अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर अगले दिन आपको पूर्णतः ये वनस्पति विज्ञान को खत्म कर दिया जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले और चैनल को आगे बढ़ाने का प्रयास करें।